नमस्कार दोस्तों, पवन वाईगढ़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स 1 का हम फोर्थ पार्ट जो चैप्टर 4 है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा ऑलरेडी जो हमारा मैथ सेकंड है उसमें हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स 1 में। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेट लाइन 11th का आता है तो ये बहुत अच्छे से आएगा, पर अगर आपको अच्छा से नहीं आता तो भी चिंता वाली बात नहीं, बिकॉज आई एम विथ यू। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब और चैनल साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों पवन एकेडमी साथ साथ में अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ। अब अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए IIT JEE के कोर्सेज है, NDA के कोर्सेज है, नीट के कोर्सेज है, और मैं कहूँ कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसके कोर्सेज नहीं है। इंडिया की सबसे बेस्ट ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप जाके पढ़ सकते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उसका फायदा ये हो रहा है कि आज बच्चे अपने घर पर बैठकर बहुत अच्छे से अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अपने घर पर बैठकर टॉप एजुकेटर से पर्सनली आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है कि अपने डाउट्स अपने जो फेवरेट टीचर्स हैं उनसे क्लियर करवा लेना, उनसे पूछ लेना, क्योंकि जो ग्रुप में बच्चे पढ़ते हैं ठीक है वहां पर तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन होता ही है, लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात ही कुछ अलग होती है। तो बिल्कुल आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आपको जिस कैटेगरी में भी जाना है, चाहे आप UPSC MPSC कोई भी कैटेगरी में आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के साथ साथ खेलना भी चाहते हैं ना, तो चेस में भी एक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल, तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए पवन मार्ग रेफरल कोड यूज कीजिए, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। चलिए अब मैं बातें बंद करता हूं और काम शुरू करता हूं। दोस्तों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर हम बात करें तो हमने लास्ट ईयर एक चैप्टर था हमको, दैट वाज स्ट्रेट लाइन, और उसके पहले की बात करता हूं मैं आपको 10th में टॉपिक था दैट वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा था? इस टॉपिक के अंदर आपने सबसे मेन बात पढ़ी थी दैट वाज डिस्टेंस फार्मूला। आप जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कि लेट्स से मेरे पास पॉइंट A है, पॉइंट B है, मेरे पास A के कोऑर्डिनेट्स जो है x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 है, और अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है, अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं फार्मूला जो AB का लिखता था वो क्या था? AB का फार्मूला था दैट वाज अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। हमारा मैं कहूं कि हमारी स्ट्रेट लाइन की जो जर्नी थी ना वो इसी पॉइंट से, इसी फार्मूले से शुरू हुई थी। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आप स्क्वायर में लिखें तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस फार्मूले के बाद में मतलब हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था, फिर डिस्टेंस फार्मूले में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो हमारा 10th का टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूले के बाद में दूसरी चीज की थी और वो था स्लोप। स्लोप क्या था भाई? पहले तो आपको बताया गया था इंक्लिनेशन, एक इस तरह से ढलान दिया था, उस पर बच्चा चढ़ रहा है, इस तरह से बताया था। लेकिन एग्जैक्टली यहां पर अगर आप देखिए कि अगर मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है, मेरे पास y एक्सिस है और XY एक्सिस पर एक लाइन इस तरह से एक जाती है, एक लाइन, ठीक है, जो कि x एंगल के साथ में पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है थीटा, जिसको हम इंक्लिनेशन कहते थे, है ना, और उस थीटा के कारण हम निकालते थे स्लोप। स्लोप क्या होता था? स्लोप के दो फार्मूले हमने देखे थे, m इज इक्वल टू tan थीटा हमने देखा था, और अगर हमारे पास में इसके ऊपर अगर दो पॉइंट होते थे दैट वाज x1 y1 और x2 y2, तो हम उस कंडीशन में स्लोप निकालते थे दैट वाज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतनी चीजें हमने की है, मतलब ये पहले हमने 10th वाले पार्ट में किया था। 10th वाले पार्ट के बाद में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन है अलग अलग फॉर्मेट में की थी। अब वो कौन कौन से फॉर्मेट थे आपको वन बाय वन मैं सारे फार्मूले बताता हूं। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने किया था, दैट वाज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था कि आपको याद होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c हम लिखते थे, जहां पर m क्या होता है, जहां m होता है स्लोप, ठीक है, और c क्या होता है, c एक होता है इंटरसेप्ट, ठीक है।
इसको हम इंटरसेप्ट कहें जहां पर वो एक लाइन को कट करता है। मतलब इस तरह से अगर देखें तो ये यहाँ पर एक सी है, यहाँ पर एक एम है, इस तरह से एक लाइन हमारी जा रही है। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद में ऐसे 4 फॉर्म थे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, स्लोप पॉइंट फॉर्म था, उसके बाद में 2 पॉइंट फॉर्म था, और उसके बाद में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था और नॉर्मल फॉर्म था। तो ऐसे कुल मिला के 5 फॉर्म थे। वो 5 फॉर्म मैं 1 बाय 1 लिख लेता हूं। पहले एक काम करो, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रिपीट करता हूं कि हमने क्या क्या किया था। हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था 10th में। उसके बाद हम इंक्लिनेशन हमने सीखा था, जो कि चढ़ाव कहते हैं जिसको। उस इंक्लिनेशन के कारण हमने क्या सीखा, स्लोप सीखा। स्लोप के बाद हमने क्या सीखा, स्लोप जो था वो m = tan थीटा था, हम tan थीटा उसको लेते थे। ठीक है, तो स्लोप यहाँ y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से हम निकाल लेते थे। फिर बात होती थी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ऐसे जो 5 फॉर्म है वो 5 फॉर्म में पहले आपको लिखाता हूं, वो समझ लीजिए। उसके बाद में कुछ और चीजें समझ लीजिए। लेकिन यहां पर जो स्लोप वाली बात है, इसमें हमने एक और चीज सीखी थी। इस टॉपिक की अगर बात करें तो हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने 10th में किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हमने 11th में क्या किया था, तो हमने 11th में किया था दैट वाज स्ट्रेट लाइन। हमने 11th में स्ट्रेट लाइन किया था। अब स्ट्रेट लाइन क्या था, एक स्ट्रेट लाइन, एक इक्वेशन की बात जनरली हो रही थी। और वहां 2 इक्वेशन की जब भी बात आई थी तो हमने सीखा था कि अगर मैं यहां स्लोप के बारे में बोल रहा हूं, अगर आपके पास में यहां पर एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, आपको ये बताया कि लाइन एल है, लाइन एम है, ये यहां पर बना रहा है एक पर्टिकुलरली थीटा, ये बना रहा है θ1, ये बना रहा है θ2। तो यहां पर हमने एक चीज ये भी सीखी थी कि इफ लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन एम, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। मतलब क्या होता था, यहां पर m = tan θ1 लिखो या tan θ2 लिखो, तो यहां पर उनके स्लोप इक्वल होते थे। या फिर कहते हैं कि इसका स्लोप पहले वाले का m1 हो और दूसरे वाले का m2 हो, तो यहां पर स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसा अगर कहें तो भी चलेगा। पहले वाले का जो स्लोप है दूसरे वाले का स्लोप इक्वल होता है। क्यों स्लोप इक्वल होता है, यार पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, और अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी एक्स एक्सिस। तो यार ये क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये θ1 θ2 यहाँ इक्वल हो गए। अगर θ1 θ2 इक्वल है तो मैंने अगर m1 निकाला कि tan θ1 और मैंने m2 निकाला दैट इज tan θ2, तो यार ये तो इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि θ1 θ2 अगर इक्वल है तो m1 m2 हमारा इक्वल आ जाएगा। हमने ये किया। साथ में हमने स्लोप से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट किया था, और वो क्या था कि भैया ये एक लाइन है L और ये दूसरी लाइन है M, और L और N लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, अगर वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो वहां पर होता था कि इसका जो स्लोप है, यहां पर इनके स्लोप m1 इंटू m2 जो होते थे वो -1 के इक्वल होते थे। आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। मतलब 2 बातें होती थी। यहाँ पहले देखो स्लोप की बात करें तो हम m tan थीटा से निकाल सकते हैं, या 2 पॉइंट दियो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से निकाल सकते हैं। फिर हमने जो स्लोप वाली बात देखी थी कि जब भाई लाइन पैरेलल होगी, जब 2 लाइन पैरेलल होगी तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, और जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप जो होते हैं -1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे के सारे फॉर्म बताता हूं। आइए दोस्तों, इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं। पहले तो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेट से मेरे पास में एक्स वाई एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जो एक लाइन है वो इस तरह से पास होती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो वाई इंटरसेप्ट बनता है वो सी बनता है, और इस पॉइंट को हम 0C कहते हैं। तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हम लिखते हैं वो होता है y = mx + c, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें m क्या है बेटा, m जिसमें होता है स्लोप, ठीक है, और c क्या होता है, c जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, c होता है y इंटरसेप्ट। अब इसके बाद अगला वाला जो फॉर्म है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलता है कि भैया मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक यहाँ पर एक लाइन है, ओके, इस लाइन का स्लोप जो है वो m है, और इसके ऊपर ये पर्टिकुलरली कोई पॉइंट x1 y1 से लाइन जाती है ना, ये x1 y1 से जाती है, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप m है। तो इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, वो होता है y - y1 = m x - x1। बस भैया ये फार्मूला तो आपको अच्छे से याद होगा।
हमने इसको लास्ट ईयर किया है स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। और बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ नहीं, आपको बस वैल्यूज पुट करना होती है, स्लोप आपको पता होगा या आपको इंक्लिनेशन दिया होगा, उस इंक्लिनेशन की मदद से आप स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा, ठीक। अब आप चाहे तो यहाँ पर इसके बाद अगला जो 2 पॉइंट फॉर्म होता है वो क्या कहता है कि यहाँ एक पॉइंट है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर लाइन पर आपको 2 पॉइंट देके रखे, x1 y1, ये a पॉइंट देके रखा है, b देके रखा है, x2 y2, ठीक है ना। तो ये एक आपका यहाँ पर इसका आप जब 2 पॉइंट फॉर्म निकालोगे तो वो क्या होगा, तो बेटा वो तो बड़ा सिंपल होता है, वो होता है y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ये भी हमने बहुत अच्छे से किया है। मतलब देखो पहला फॉर्म हो गया स्लोप वाला, ये वाला फॉर्म है ना, आपको मैंने बताया है यहाँ पर, मतलब देख लो, समझ लो बात को। एक हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ले लिया, एक हमने यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म ले लिया, एक हमने 2 पॉइंट फॉर्म ले लिया। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कि क्या, कि एक पर्टिकुलर जो लाइन है उसके x और y दोनों इंटरसेप्ट है, मतलब कि वो कुछ इस तरह से पास हो रही है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह से पास हो रही है। तो इस कंडीशन में उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी इक्वेशन होगी, उसका फॉर्म होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये जो है आपका ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपके कुल मिला के 4 फॉर्म हुए। पहला फॉर्म हुआ आपका दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर आपका हुआ स्लोप पॉइंट फॉर्म, फिर आपका हुआ 2 पॉइंट फॉर्म, ओके 2 पॉइंट्स फॉर्म, और साथ में आएगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में एक और चीज समझ लीजिए, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डाल दूं P, और अगर मैं इसका यहां पर इंक्लिनेशन ले लूं अल्फा, तो इसका एक नॉर्मल फॉर्म भी बनता है, इसका एक नॉर्मल फॉर्म बनता है। और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बेटा, इसका नॉर्मल फॉर्म होता है दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये कुल मिला के इतनी चीजें हो गई। अब बात देख लो, समझ लो, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया, और तीसरी तरह से स्लोप कैसे निकालते थे हम, तो आपको याद होगा कि हमारे पास में एक इक्वेशन होती है दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इस इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर मैं इन दोनों को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, और b से डिवाइड कर दो तो क्या होगा माइनस a अपॉन b माइनस c अपॉन b। तो देखो आप ये इस फॉर्मेट से मैच कर जाता है, और यहाँ पर ये जो है ये इससे भी आप m निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता दे रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको काम में आने वाली है। कहीं पर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाऊंगा, कहीं पर मैं पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा, कहीं पर मैं कुछ लगाऊंगा, तो स्लोप जानना जरूरी है। मैंने स्लोप आपको देखो अभी के वीडियो में क्या क्या बताया, मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया, फिर मैंने स्लोप की ये दो फार्मूले मैंने बता दिए थे पहले, ये मैंने अभी एक और आपको करवाया, तो 3 मैंने ये बता दी। साथ में मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग अलग फॉर्म बताया। पहला फॉर्म बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर बताया स्लोप पॉइंट फॉर्म, फिर बताया स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म, उसके बाद में यहाँ पर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो ये 5 फॉर्म हो गए, और ये पूरा बेसिक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अभी और कुछ बेसिक का है जो आपका 11 से कनेक्टेड है, मैं अब आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ, और फिर हम पहुंच जाते हैं अपने इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक पर। हालांकि ये पूरा का पूरा बेसिक जो इसी चैप्टर का है, लेकिन ये सब पता होना चाहिए, तभी जाके आपको ध्यान में रहेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, अगर आपको ये नहीं आता है, तो आप चैप्टर नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं सभी पूरा करवा रहा हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 और चीजें मैं बता रहा हूँ कि एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, तो हम इसको लिखते थे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये m1 m2 क्या है, ये दोनों लाइन के स्लोप्स है ना, 2 लाइन है ना, तो 2 लाइन का स्लोप है। तो एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला है ना। आप इसको tan थीटा 1 tan थीटा 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये पहली बात होगी। और उसके बाद में परपेंडिकुलर फार्मूला क्या था, तो वो था दैट वाज मॉड्यूलस में a(x1) a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है ना। बस इतना था। आप चाहे तो उसको a भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ax प्लस by प्लस c दे के रखा है, और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे के रखा है। तो ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला होगा, और ये जो है आपका एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन। हालांकि इनका अभी ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, है ना। एक बार ये पता हो जाएगा तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि अब हमको इस एक्सरसाइज में यूज करना है, जो आने वाली एक्सरसाइज 4.1 है हमारी मैथमेटिक्स 1 की, उसमें जो बेसिक चीजें हमको यूज करना है।
अब हम उसको देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं सारे अब लिख लेता हूं और फिर आपको क्लियरली समझा देता हूं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखे रखा है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यार क्या होता है कंबाइंड इक्वेशन, यहां पर क्या होती है कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, मेरे पास एक लाइन है u, ठीक है, दूसरी लाइन है v, ठीक है, और ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, लेट्स से कि मेरे पास इसकी जो इक्वेशन है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन जो है, एक मिनट, इसको u कर लो, ठीक है, और इसको v कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर होना चाहिए। इसकी इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो u को मैं अगर यहां पर देखूं, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ u भी 0 के इक्वल है, v भी 0 के इक्वल है, तो u इंटू v क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब क्या, ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली लाइन है ये u के इक्वलेंट आएगी, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1, और v की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2। मतलब u इंटू v क्या 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसा, यहां देखिए, ऐसा क्यों, क्योंकि यार देखो यार ये तो 0 के इक्वल है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 0 के इक्वल आएगा, तो कोई बात ही नहीं। ये साइड का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइड का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के इक्वल आएगा। अब यहां पर एक चीज और समझ लो, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर ना आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको जो क्वेश्चन आई है एक्सरसाइज में, आपको पता करना होगा फाइंड ए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। तो एक जो इक्वेशन है हमारी, जो एक्सरसाइज है हमारी, उस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कंबाइंड इक्वेशन निकालो, तो फिर आपको इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से मेरे पास में एक इक्वेशन है, मेरे पास में एक इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 11, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 7y, ओके, और प्लस 17, और मैंने दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2x का मल्टीप्लाई मैं पूरे में करूंगा, दैट इज 4x प्लस 7y प्लस 17 में इस 2x का, फिर मैं 3y का भी पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 4x प्लस 7y प्लस 17, और फिर 11 का मल्टीप्लाई भी मैं पूरे में करूंगा, दैट इज 4x प्लस 7y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। और बस मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर, 4 टू 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा 4 टू 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 7 14xy हो जाएगा, प्लस 17 दूनी 34x हो जाएगा, फिर 3 4 24xy हो जाएगा, फिर 3 7 21y स्क्वायर हो जाएगा, 17 तिया 51y हो जाएगा, ये 11 4 44x हो जाएगा, प्लस ये 77y हो जाएगा, और ये 77 का 7 कैरी 7 और 7 18 187 आ जाएगा। तो जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8x स्क्वायर प्लस 21y स्क्वायर प्लस 18 और 12, ये 26xy हो गया, फिर ये आपका 34 और ये, तो दैट इज 78x हो गया, फिर आपका 51y और ये, तो ये हो गया 8 और ये 12 128y हो गया, प्लस ये जो है हमारा 187। तो ऐसी हमको इक्वेशन मिलती है, ठीक है ना। अब यहां देखिए आपको सीधा मल्टीप्लाई करके रखा है। आप अगर आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जांपल्स उठा के देखें जो कि आपको दे के रखे हैं, दैट इज, एक मिनट मैं आपको बुक बता देता हूं। आप अगर आपकी टेक्स्ट बुक को उठा के देखें तो आपको पेज नंबर 113 पर इसी तरह का एक एग्जांपल दिया है, लेकिन वो बड़ा सिंपल सा, मैंने बड़ा सा एग्जांपल लिया है। तो आपको इस तरह के फॉर्मेट में आपको ये कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, ये कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको दो इक्वेशन देके रखिए, दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और इनके अलग अलग इक्वेशन देके रखिए, तो हम उसको u इंटू v के इक्विवेलेंट लेकर दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है, तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना होगी, या फिर आपको सेपरेट इक्वेशन निकालना होगी। मतलब क्या होगा, मतलब आपको मिक्स करके दिया होगा और फिर बोलेगा कि आप उसको सेपरेट करो, तो सेपरेट करो मतलब क्या होगा, उस केस में बेटा, उस केस पे जैसे इन्होंने कोई एग्जाम्पल 4 देके रखा है, एग्जाम्पल 4 आपकी टेक्स्ट बुक में देके रखा है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और वो इस केस पे बोलता है कि फाइंड दी सेपरेट इक्वेशन, ओके, सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस
विच दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस, ओके, और हमको इसकी सेपरेट इक्वेशन निकालनी है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, देखो मैं एक बात समझ लो, दो चीजें आपको इसमें आना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, तो ये ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है। तो जब कंबाइंड आप निकालोगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे। और जब भी आपको बात आएगी कि सेपरेट निकालो, तो सेपरेट की एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं मैं। यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आती है, जो कि आपने 10th में सीखी है, अगर आप सीबीएसई से पढ़े हैं तो आपने जो 9th में बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन किया है और 10th में भी किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जनरली आपको ना उसी टाइप में कुछ आएगा, है ना। मैं 9th सीबीएसई क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 9th सीबीएसई में बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन देके रखे, ऐसे कैसे, ये जो क्वेश्चन देखे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देके रखे। तो आपको वहां पर क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपका व्यू डेवलप करना है और यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, दो दो की पेयर कर लूंगा, जो क्वेश्चन दिया है इसको मैं लिख सकता हूं कि भैया ये x प्लस वाई और x माइनस वाई के इक्वल है, और ये जो है 1 इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई में यहां से कॉमन निकाल लूंगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये जो पहली वाली लाइन आएगी विच इज इक्वल टू दैट इज u, क्या आपका हो जाएगा x प्लस वाई। या आप ऐसा कह सकते हैं कि पहली वाली जो लाइन है वो क्या होगी, वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे दो सेपरेट इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ दो चीजें होगी, एक तो आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो फटाफट मल्टीप्लाई करके हो जाएगी, और दूसरा सेपरेट करना है, तो ये दूसरा टाइप है। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में, लेकिन इसमें आगे आपको कुछ और चीजें देके रखी है, वो क्या है वो आपको बताता हूं मैं आगे। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 या फिर होमोजीनियस इक्वेशन, एक्चुअली होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, अब उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज डिग्री। ओके, आपको याद है आपने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किया था, याद है ना आपको, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे हम लिखते थे कि 2x पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11। तो भैया ये पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पावर 7 था, तो हम लिखते थे कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 7 है। लेकिन अब यहाँ पर डिग्री की बात नहीं आएगी, यहाँ पर डिग्री ऑफ द टर्म की बात आएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ द टर्म मतलब कैसा होगा कि यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस देख रखी होगी, लाइक x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, एक ऐसी इक्वेशन देके रखी है। फिर आपको यहाँ पर एक और देके रखा है, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन बोला है ना। फिर आपको एक और देके रखा है, दैट इज x पावर 3 वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे आपको दो इक्वेशन देके रखिए। अब मैं क्या बता रहा हूं, पहले डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द टर्म क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट को समझ लो। डिग्री ऑफ टर्म, तो डिग्री ऑफ टर्म क्या होती है, आपको यहां जो वेरिएबल्स दिए हैं इन वेरिएबल्स की पावर को हमको ऐड करना है, वो डिग्री होगी। तो इसके लिए डिग्री क्या होगी, इसके लिए डिग्री क्या है 3 है, तो डिग्री 3 हो गया। इसके लिए डिग्री क्या है, देखो ये 2 और ये इनकी कंबाइंड इंडाइसेस, डिग्री ऑफ द टर्म क्या होती है, कंबाइंड दो जो वेरिएबल देके रखे हैं उनकी पावर को प्लस मार दो, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, 2 और 1 हो गया 3, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया 3, यहाँ पर पावर 3 है, तो ये डिग्री हो गया 3। तो ऐसे आपको डिग्री ऑफ द टर्म निकालने। डिग्री ऑफ द टर्म क्या आपकी बुक में डेफिनेशन देके रखी है, क्या बोलता है डिग्री ऑफ द टर्म, दैट इज कि एक मिनट रुकिए, कहीं देके रखा है इसने, कहीं नहीं देके रखा, नो, ये आपको देके रखा है 9th की बुक में कि डिग्री क्या होती है। तो लिख लीजिए आप कि डिग्री ऑफ द टर्म क्या होती है, द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ द ऑल वेरिएबल दैट पर्टिकुलर टर्म, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं आप कि डिग्री ऑफ द टर्म क्या होगा, दैट द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल इन अ टर्म, जो वेरिएबल है इनकी इंडाइसेस का सम, ओके, द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन अ टर्म इज डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है ना, उसको हम डिग्री ऑफ टर्म बोलेंगे। तो यहां डिग्री क्या क्या है, 3 है। यहां डिग्री क्या है भाई, यहां 3 है और ये 1 है, तो यहां डिग्री 4 हो गई। यहां पर डिग्री क्या है, 2 और 2, यहां पर भी 4 हो गई। यहां पर डिग्री क्या है, यहां पर डिग्री 1 और 2, यहां 3 हो गई, और यहां डिग्री तो भैया 0 है। तो अब ये बात हो गई, यहां पर आप ऐसे डिग्री निकाल सकते हैं। ये जो डिग्रीज है ना,
इनका कॉम्बिनेशन करना, इनका कॉम्बिनेशन करना, इनका कॉम्बिनेशन करना, ये डिग्री होगी। अब जब किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री अगर एक ही आ जाए, सुनो ध्यान से, अगर पर्टिकुलर किसी इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री एक ही आ जाए, जैसे यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है। इसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन, जो कि आपकी पेज नंबर देके रखा है 113 पर। यस, 113 पर आपका डिग्री ऑफ द टर्म भी देके रखा है। द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ द ऑल द वेरिएबल्स इन द टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टर्म। यस, ये आपको देके रखा है। ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो पेज नंबर 113 पर आपको डिग्री ऑफ द टर्म भी देके रखा है और नीचे होमोजीनियस इक्वेशन देके रखा है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या बोलता है? ये बोलता है एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द एवरी टर्म इज सेम। ओके, द इक्वेशन मैं लिखता हूं यहां पर, मैं ऊपर लिखता हूं द इक्वेशन, यहां लिख लेते हैं द इक्वेशन in which degree of each term is same is called homogeneous equation. Homogeneous equation, ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक, इसे होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। यहां पर ये आपको दो डेफिनेशन क्लियर होती है। पहली डेफिनेशन क्या बोलता है कि सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ द ऑल द टर्म्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ द ऑल द वेरिएबल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टर्म, एंड if each term of the given equation have the same degree, then that equation is called a homogeneous equation. अब homogeneous equation में homogeneous equation of order 2 भी होता है, order 3 भी होता है, डिग्री 2 भी होता है, डिग्री 3 भी होगा, डिग्री 4 भी होगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होती है भैया? ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री 2 आ जाए, वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, मतलब सेम आ जाए, वो होमोजीनियस मतलब, फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि भैया अगर हर टर्म की डिग्री सेम है तो होमोजीनियस, और अगर हर टर्म की डिग्री 2 है तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। कैसे? जैसे मैंने लिखा है x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 11y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री एक और एक, यहाँ भी 2 और यहाँ पे डिग्री 2, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो गया। ठीक है ना? इसके अंदर जनरली इसकी जो मेन इक्वेशन होती है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, उसको हम लिखते हैं दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy hxxy प्लस y स्क्वायर तो प्लस by स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, by स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा होता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का फॉर्मेट, जनरली ऐसे होती है। ठीक है ना? ये है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। हालांकि डिग्री 3, 4, 5 भी हो सकती है, लेकिन हमको डिग्री 2 के बारे में ज्यादा बताया गया है। अब इसके बाद में आपकी जो बुक में जो 3 थ्योरम देके रखे, मैं उनके बारे में बात करूंगा। उसके बारे में आपको बेसिक से पूरा बता देता हूं, और फिर यहाँ पर हमारा ये जो बेसिक का पार्ट होगा ये खत्म होगा। एक काम करो, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी तो हालांकि जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए। स्क्रीन पे इसलिए है कि बहुत सारी चीजें यार वो बोर्ड पे लिखना पड़ेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आपको बुक से फटाफट बता दूं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। कंबाइंड इक्वेशन मैंने आपको बताई, आपको ये भी बताया कि u अगर 0 के इक्वल है, v अगर 0 के इक्वल है, तो हम इसको पहली इक्वेशन को u के इक्वलेंस लेंगे, दूसरे को v के इक्वलेंस लेंगे, तो u इंटू v 0 के इक्वल होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, थ्योरम 1 है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसको हम कंबाइंड इक्वेशन या ज्वाइंट इक्वेशन, दो नाम होते हैं इसके, इसको आप ज्वाइंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? कंबाइंड इक्वेशन और ज्वाइंट इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस। ठीक, इसमें रिमार्क है, बड़ा ध्यान से देख लीजिए क्या बोलता है रिमार्क। ये बोलता है कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन इज ऑल्सो नोन एज द ज्वाइंट इक्वेशन। हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि ये ज्वाइंट इक्वेशन होती है। ओके, उसके बाद में इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द सेपरेट इक्वेशंस। ये सेपरेट इक्वेशंस है, हम जानते हैं ना कि भैया ये पहली इक्वेशन थी, है ना, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, और ये दोनों का मल्टीप्लाई जो करेंगे हम, उससे हमको कंबाइंड इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। डिग्री ऑफ द टर्म मैंने आपको बता दी कि भैया जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी पावर को सम कर लेते हैं, तो सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ द ऑल द वेरिएबल्स इन द टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टर्म। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं कि एक बार आपको फिर से रिवाइज हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है?
एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द ईच टर्म, क्या बोलता है ये बोलता है कि एन इक्वेशन, ओके, ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द एवरी टर्म इज सेम, डिग्री सेम होती है तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और होमोजीनियस ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब मैंने आपको स्पेशली ये क्यों बताया, देखिए मैं आपको स्क्रीन पर क्यों लाया, क्योंकि मुझे तीनों थ्योरम 4.1, 4.2, 4.3 ये आपको बता देना थे। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो कंबाइंड इक्वेशन, सेकंड थ्योरम अगर देखते हैं 4.2 का, कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। देखो बात ध्यान दो, अगर लाइन ऐसी है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये सी 0 है तो ये लाइन जो होती है वो कहां से पास होती है, वो ओरिजिन से पास होती है। बात ध्यान देना, अगर आपका यहां पर देखो दोनों जगह, यहां भी सी नहीं है, यहां भी सी नहीं है, मतलब ये दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन से जब लाइन पास होती है तो वो क्या होती है, वहां पर सी 0 होता है। ये ध्यान रखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर सी ना हो तो वो लाइन 0 से पास होती है। तो देखो यहाँ पर दो इक्वेशन इसने देके रखिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अब ये बोलता क्या है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन xy। ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है पहली बात, और डिग्री 2 होती है उनकी x और y की टर्म में। और वो इक्वेशन क्या होती है, मेन इक्वेशन ये होती है, ये ध्यान से देख लो क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी मैंने आपको लिख के बताया बोर्ड पर, ठीक है। अब ये वही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या बात और देके रखिए, अब ये क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रही है। देखा ना आप, इसको आपने देखा ना कि ये कहां से पास हो रही है बेटा, ये ओरिजिन से, ये ओ ओरिजिन है ना, ओ से पास हो रही है। तो जो लाइन ओ से पास होगी तो वो अगर दो लाइन है और अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 होती है, एक्स और वाई की टर्म में होती है। इसके रिमार्क क्या बता रहा है, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, बट एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 नीड नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इक्वेशन। ये बात बड़ी समझने वाली है, पेयर ऑफ लाइंस बड़ी बात समझने वाली है। क्या बोल रहा है भैया, देखो ये देखो दो लाइन है, अगर वो दोनों लाइन ओरिजिन से होके जाती तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, है ना। कंबाइंड वो क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी, उसकी डिग्री भी 2 होगी, ओके। पर हर होमोजीनियस इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है वो ओरिजिन से नहीं जाएगी, ये बात समझ लो। यहां पर ये सिंपली एक ही बात कहना चाहता है कि जब दो लाइन ओरिजिन से जाती है तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन जब आप निकालेंगे तो वो क्या होगी, वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 होगी। लेकिन सभी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी उसको अगर आप सेपरेट करेंगे तो वो सेपरेट लाइन वो नहीं भी हो सकती। बात ध्यान रखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, बट एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 नीड नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। वो जरूरी नहीं है कि पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करे, मतलब कुछ केस में फैक्टराइजेशन नहीं भी होगा। इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखो। ओके, हाउ टू टेस्ट वेदर द गिवन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन और नॉट। अब ये कैसे टेस्ट करेंगे हम कि भैया जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, ये लाइन ये जो है ये ओरिजिन से जा रही है कि नहीं जा रही है, ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमको अगला थ्योरम देख के रखा है, और वो क्या कहता है, थ्योरम 3, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, that is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 represent a pair of the lines passing through the origin where h square minus ab greater than 0, greater equal than 0। अब ये बात बहुत समझने वाली है। देखो मैं इसको इधर साइड में लिख लेता हूं आपके लिए, मैं यहां पर लिख लेता हूं। मेरे पास है ax स्क्वायर प्लस यहां पर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको बेटा ये जो इक्वेशन देके रखी है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी है। और क्या निकालनी है, आपको निकालना है यहां पर, दैट इज ये सिंपल हमको एक रूल देके रखा है, वो क्या है, वो है एच स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। मतलब एच स्क्वेयर माइनस ए बी जो है वो अगर 0 से बड़ा आता है, या एच स्क्वेयर माइनस ए बी जो है वो 0 के इक्वल आता है, तो इन दोनों केसेस में वो
लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सेपरेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ऐसा होगा तो। और अगर यहां पर आ जाए कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 0 से छोटा हो जाए, मतलब कोई निगेटिव नंबर आ जाए, तो यहां पर बात नहीं जमने वाली, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, वो सेपरेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो मैं फिर से जो स्टेटमेंट देके रखा हूं बता दूं आपको कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, ओके, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई represent the pair of the lines, represents the pair of the lines through origin where h square minus 2ab is greater than or equal to 0। तो इसमें यही मेन बात है कि आपको जब भी कोई इक्वेशन दी होगी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 दी होगी, तो आपको बस भैया इस इक्वेशन को h स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लेना है, और अगर वो 0 से बड़ा आ गया या 0 के इक्वल आ गया तो वो रिप्रेजेंट करेगा लाइन को, और अगर नहीं आया, छोटा आया, तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन देके रखी कि b 0 के इक्वल हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, b जो है माइनस b इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा। यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को भी समझ लेते हैं। ये बताता है कि b इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1 बिकम्स दिस, मतलब यहाँ पर ये अगर 0 हो जाता तो ये पूरा हट जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx आएगा ना यहाँ का। अब क्या होगा इसके अंदर, यहाँ एक समझने वाली बात है कि ये जो है इसमें से अगर मैं x को कॉमन निकाल लेता हूं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ दो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन बनेगी ax प्लस 2hy इज 2hy इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन होगी। अब बात क्या करता है कि b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब यहां पर ये कंडीशन आएगी। अब इसको सॉल्व किया है इसने, b जो है वो अगर 0 के इक्वल नहीं आए तो इसने उसको सॉल्व किया है लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां पर हमको एक फार्मूला देके रखा है इसने, m1 के लिए देके रखा है, दैट इज माइनस एच माइनस अंडर रूट दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और m2 देके रखा है दैट इज माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में जो देके रखा है वो है b। यहां पर m1 m2 क्या है, ये जो इक्वेशन देके रखी है, ये जो इक्वेशन देके रखी है, इनके स्लोप है। m1 क्या है, m1 पहली लाइन का स्लोप है और m2 दूसरी लाइन का स्लोप है। तो यहां पर जो है आपको इसने सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट देके रखा है, एक फार्मूला देके रखा है कि आप यहां से आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप में आगे का भी इसने देके रखा है। मैं अगला पेज ले लेता हूं बुक में से पहले। अगले पेज पर जाने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती, मायने रखती है, और वो ये है कि भैया एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ना बेटा, वो 0 के ग्रेटर देन या इक्वल आना चाहिए। ये अगर इक्वल आ जाता है तो ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर मैंने आपको जो दो स्लोप बताया, मैंने आपको m1 बताया जो कि आपको यहां पर देके रखा है, ये आपका m1 है, ठीक है, ये आपका यहां पर m1 देके रखा है, और ये आपका m2 यहां देके रखा है। अब ये दो स्लोप है, इन पे भी मैं आता हूं, पर पहले रिमार्क में सारे पॉइंट देख लो। पहले क्या बोलता है कि अगर ये 0 के ग्रेटर आ जाए देन द लाइन रिप्रेजेंट बाय 1 आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि दो लाइन होगी और दो अलग अलग लाइन होगी। बात ध्यान रखो। फिर मतलब कैसी बात होगी, यहां पर अगर ऐसा आ जाता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 0 से बड़ा आ जाता है तो दो अलग अलग लाइन आपको मिलेगी, ठीक है ना, दो अलग अलग लाइन मिलेगी। और अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी जो होगा वो अगर 0 के इक्वल आ जाए तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, जैसे इसके ऊपर एक आ गई तो ये कोइंसाइड हो गए, है ना। पहले केस में दो लाइन होगी, दूसरे केस में कोइंसाइड होगी, ठीक है। तीसरा केस क्या बोलता है कि अगर 0 से छोटा है, तीसरा केस क्या बोलता है, अगर 0 से छोटा है देन इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन 1 कौन सा वाला, तो इक्वेशन 1 जो है हमारा दिस वन, कहा गया हमारा ये वाला इक्वेशन 1, जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए कि वो इक्वेशन क्या है। तो वो इक्वेशन है दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाए। तो ये जो इक्वेशन है, ये इसके अंदर आपको कुछ ये बातें समझ लेना है कि जब, बात ध्यान से देखो, जब तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन याद रखो, तीनों कंडीशन ही हमको यूज करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 से बड़ा आ जाए तो दो अलग अलग लाइन होगी। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के इक्वल आ जाए तो दो लाइन तो होगी, पर वो दो लाइन कोइंसाइड होगी, है ना। और अगर तीसरा ये आ जाए कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो देन इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स, ये पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। फिर अगला चौथा कंडीशन क्या बोल रहा है कि बी अगर 0 के इक्वल आ जाए, बी अगर 0 के इक्वल आ जाए तो देन वन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू y एक्सिस। y एक्सिस मतलब क्या, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है,
वो x इज इक्वल टू 0 होती, तो एक इक्वेशन तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 0 आएगी। ओके, हुज स्लोप इज नॉट डिफाइंड एंड द स्लोप ऑफ द अदर इज माइनस a अपॉन 2h। ठीक है, अगला बात करते हैं कि अगर ये दे रहा है एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया और b जो है ग्रेटर देन इक्वल देन 0 आ गया और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां दो लाइन के अलग अलग स्लोप होंगे। पहला स्लोप होगा दैट इज m1 इज इक्वल टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस माइनस ए बी अपॉन बी, और दूसरी लाइन का स्लोप होगा m2 इज इक्वल टू माइनस एच माइनस की जगह प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये बिल्कुल हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते थे वैसा है। यहाँ पर ये दो स्लोप के लिए बात कर रहा है ना, ये पहला स्लोप है, ये दूसरा स्लोप है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगर इसमें एक और चीज हमको यहाँ देके रखिए कि सम ऑफ द स्लोप्स देके रखे, तो वो ये आ गए। अब सम ऑफ द स्लोप्स मतलब क्या, अगर बेटा देखो ध्यान से, मैं इनको ऐड कर दिया, मैंने अगर इनको ऐड कर दिया तो क्या होगा, m1 प्लस m2। एक काम करते हैं, मैं आपको नीचे के पेज पर लेके चलता हूँ और मैं उनको ऐड करके बताता हूँ कि m1 प्लस m2 मैंने ऐड किया तो क्या होगा। तो माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और प्लस में माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये b नीचे आ जाएगा, माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस का h प्लस में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपको यह दिख रहा है प्लस का और माइनस का कट जाएगा, एच एच आपका 2h अपॉन बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2h अपॉन बी हो जाएगा, और ये होगा m1 प्लस m2 के इक्वल। ठीक है, ये आपका एक काम हो जाएगा। ठीक है ना, अब इनका जब प्रोडक्ट वाली बात करें, जब आपको इनका प्रोडक्ट करना है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, और मुझे अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है तो बहुत सिंपल तरीके से मैं प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। मैं नीचे ले लेता हूं इनको, और इनके बीच का जो प्लस का साइन हटा देता हूं, मल्टीप्लाई लगा देता हूं। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, मैं ऊपर लिख लेता हूं इसको m1 m2, तो ये हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है ना, और अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये m1 इंटू m2 क्या आएगा, ये होगा एच स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में बी स्क्वायर। तो ये m1 इंटू m2 है। तो आपका देखो m1 इंटू m2 क्या आ रहा है, आपका m1 इंटू m2 आ रहा है, ये देखो ए बी अपॉन बी स्क्वायर, मतलब b से b कट गया तो a अपॉन बी आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, a अपॉन बी आ रहा है, तो इसको लिखो a अपॉन बी, आपको दिया है a अपॉन बी। देखिए आपको यहाँ देखे रखा है कि सम ऑफ द जो यहाँ पर आपके क्या कहते हैं स्लोप्स है, उनका आंसर है -2h अपॉन बी, और प्रोडक्ट ऑफ द जो आपके स्लोप्स है वो है a अपॉन बी। और आपको अगर स्लोप दिए हैं, आपको अगर स्लोप निकालते आ जाते हैं तो उसकी मदद से भी आप इक्वेशन निकाल पाएंगे। जैसे हम लिखते थे ना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बिल्कुल उसी तरह से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पहला स्लोप दूसरा स्लोप, फिर आप यहाँ m लिख लो या x लिख लो, इसने m के फॉर्म में दिया है तो आप m के फॉर्म में लिखो, दैट इज m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 m प्लस यहाँ पर आएगा m1 इंटू m2। ठीक है ना, इसने m2 दिया है यहाँ पर, मतलब आपको दूसरे वाले का स्लोप लेना है, सिर्फ m2 लिखिए, दैट इज m2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन को m1 इंटू m2 आएगा, यार बेटा गलत है ये, है ना, ये होगा ये m प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m1 इंटू m2 चाहिए, गड़बड़ है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो a अपॉन बी दिया है तो a अपॉन बी हमारा m1 m2 ही चाहिए। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर इक्वेशन 2 मतलब ये वाली इक्वेशन 2 जो है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ये अगर वैल्यू आपने पुट कर दी, मतलब जो हमने अभी निकाली सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर मैं सम की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूं, प्रोडक्ट की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। और इसी इक्वेशन को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 की ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है, तो बेटा ये बेसिक सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सारी चीजें हमको यूज करना है अगली एक्सरसाइज में। दोस्तों आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहे पवन एकेडमी। धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी से आपकी एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।